एक लड़के को काले रंग की एक रहस्यमय नोटबुक मिलती है जिसके ऊपर डेथ नोट लिखा होता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। इस लड़के का नाम लाइट होता है। घर पहुंचकर जब वो नोटबुक खोलता है तो पहले पन्नों पर उसे कुछ नियम लिखे हुए मिलते हैं। उनमें पहला नियम ये होता है, जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इन नियमों को पढ़कर लाइट को लगता है कि यह सब किसी पागल व्यक्ति की कल्पना है, लेकिन वह समाचारों में दिखाए गए एक अपराधी का नाम नोटबुक में लिख देता है। अपराधी का नाम लिखने के बाद वो सो जाता है, लेकिन अगली सुबह जब वो अखबार पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वही अपराधी हार्ट अटैक आने से मारा गया है। लाइट इसे केवल एक संयोग मानता है और कॉलेज चला जाता है। कॉलेज से लौटते समय उसे कुछ बदमाश लोग मिलते हैं जिन्होंने कई बार उसे परेशान किया था। अब लाइट इस नोटबुक की परीक्षा लेने का फैसला करता है। वो उनमें से एक का नाम नोटबुक में लिख देता है। कुछ ही समय बाद उसकी आंखों के सामने उस आदमी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। दरअसल डेथ नोट के एक नियम के अनुसार यदि नोटबुक का मालिक मृत्यु का कारण नहीं लिखता तो उस व्यक्ति की मृत्यु दिल का दौरा पढ़ने से होती है। अब लाइट को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि डेथ नोट सचमुच काम करती है। वो सोचने लगता है कि यह नोटबुक उसे कितनी बड़ी शक्ति दे सकती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बेहद डरावने प्राणी से होती है। वो था यूक, वही शिनगामी जिसका ये डेथ नोट था। डेथ नोट मिलने बाद लाइट दुनिया भर के अपराधियों का सफाया करने लगता है और इंटरनेट पर कीरर के नाम से मशहूर हो जाता है। पूरी दुनिया की पुलिस को शक होने लगता है कि इन सैकड़ों हार्ट अटैक के पीछे कोई एक व्यक्ति है। उसकी तलाश शुरू हो जाती है। इस जांच में लाइट के पिता भी शामिल होते हैं। कई महीनों तक अपने साथियों के साथ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने के बाद कमिश्नर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जासूस ल से संपर्क करने का फैसला करते हैं। एल वो जासूस है जिसने कई ऐसे मामलों को सुलझाया है जिन्हें असंभव माना जाता था। एल पूरी दुनिया में प्रसारित होने वाले एक लिव कार्यक्रम में सीधे कीरर से बात करता है। वो उसे खुली चुनौती देता है और इतना उकसाता है कि लाइट अपना आपा खो बैठता है। वो तुरंत एल का नाम डेथ नोट में लिख देता है। कुछ समय बाद अरबों दर्शकों के सामने उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये सब एल का रचा हुआ था। जैसे ही वो व्यक्ति मरता है, असली एल बिना अपना चेहरा दिखाए बदली हुई आवाज में बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि जिसकी अभी मृत्यु हुई उसका नाम टेला था। वो एक अपराधी था जिसे पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी और केवल एल का रूप धारण करके बैठाया गया था ताकि उसकी कल्पना सही साबित हो सके। एल कीरा को चुनौती देता है कि यदि वो सच में उसे मार सकता है तो उसकी भी जान लेकर दिखाए। यहीं से ल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कीरा केवल उन्हीं लोगों को मार सकता है जिनका चेहरा और पूरा नाम उसे पता हो। अपनी पहली शंका की पुष्टि करने के तुरंत बाद एल ये भी बताता है कि ये प्रसारण पूरी दुनिया में नहीं बल्कि केवल टोक्यो शहर में दिखाया गया था। अब उसे ये भी पता चल चुका था कि कीरा टोक्यो में ही कहीं मौजूद है। सिर्फ एक ही दिन में इतनी बड़ी प्रगति करने के बाद एल पुलिस से सभी मौतों का समय दर्ज करके एक ग्राफ तैयार करने को कहता है। ग्राफ का विश्लेषण करने पर उसे एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। ज्यादातर हत्याएं कॉलेज की कक्षाओं के बीच मिलने वाले ब्रेक में और छुट्टी का दिन पर हुई थी। इससे एल निष्कर्ष निकालता है कि कीरा शायद एक कॉलेज छात्र है। इतने कम समय में एल द्वारा की गई इन खोजों से लाइट चिंतित हो जाता है। अब वो लाइट किसी तरह पुलिस के डेटाबेस तक पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि पुलिस पहले ही जान चुकी है कि कीरा एक कॉलेज छात्र है। ये जानने के बाद वो एक ही दिन में 24 अपराधियों को मार देता है। उसका उद्देश्य पुलिस को ये दिखाना था कि वो अपनी मर्जी से मौतों का समय बदल सकता है। अब ल को पूरा यकीन हो जाता है कि कीरा उन अधिकारियों के बहुत करीब है जो इस जांच में शामिल है। इस नई जानकारी के आधार पर कुछ FBI एजेंट को जांच दल के सभी अधिकारियों के परिवारों की निगरानी करने का आदेश देता है। इन लोगों में लाइट भी शामिल था, लेकिन लाइट जल्दी ही समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उस एजेंट का नाम पता लगाने का तरीका सोचने लगता है ताकि उसे भी डेथ नोट की मदद से खत्म किया जा सके। इसी दौरान रियू लाइट को बताता है कि यदि वो शिनगामी की आंखें हासिल कर ले तो वह उन सभी लोगों का नाम और उनकी बची हुई आयु देख सकेगा जिनके पास डेथ नोट नहीं है। लेकिन इस शक्ति की कीमत बहुत बड़ी थी। इसके बदले उसे अपनी बची हुई आधी उम्र त्यागनी पड़ती। लाइट ये प्रस्ताव तुरंत ठुकरा देता है। वो तय करता है कि वह एजेंट का नाम किसी और तरीके से पता लगाएगा। डेथ नोट के नियम दोबारा पढ़ते समय उसकी नज़र मृत्यु के कारण वाले नियम पर पड़ती है कि जो भी व्यक्ति डेथ नोट को छूता है वो शिनगामी को देख सकता है। लाइट अपनी योजना पर अमल करने का फैसला करता है। अगली सुबह वो अपनी प्रेमिका शेरी के साथ बस से कॉलेज के लिए निकलता है। जैसे ही दोनों बस में चढ़ते हैं, उनका पीछा कर रहा FBI एजेंट भी उनके पीछे बैठ जाता है। कुछ देर बाद लाइट उससे पूछता है कि आखिर उनका पीछा क्यों किया जा रहा है, लेकिन एजेंट अनजान बनने का नाटक करता है। बस जैसे ही अगले स्टॉप पर रुकती है, एक लुटेरा अंदर घुस आता है और ड्राइवर को बंधक बना लेता है। उसी समय लाइट कागज के एक टुकड़े पर लिखता है कि जैसे ही अपराधी उसके पास आएगा वह उसे काबू करने की कोशिश करेगा। वो ये संदेश एजेंट को दिखाता है। स्थिति खतरनाक देखकर एजेंट अपना पहचान पत्र दिखाता है और अपना परिचय देता है। उसका नाम रैम था और वह FBI का विशेष एजेंट था। वो कहता है कि वो अपने प्रशिक्षण का इस्तेमाल करके सभी यात्रियों की रक्षा करेगा। इसी दौरान लाइट जानबूझकर वो कागज नीचे गिरा देता है। लुटेरे की नज़र उस कागज पर पड़ जाती है। गुस्से में वो लाइट के सिर पर बंदूक तान देता, लेकिन तभी उसकी नज़र बस के कोने में खड़े रियू पर पड़ती है। उसकी डरावनी शक्ल देखकर वो घबरा जाता है। घबराहट में वो रियू पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। डर के मारे वो ड्राइवर को बस रोकने का आदेश देता है और बाहर भाग निकलता है। सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार ट्रक उसे कुचल देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल ये सब लाइट की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। उसने डेथ नोट में उस लुटेरे का नाम लिखकर उसकी मृत्यु का
कारण और पूरी घटना पहले ही तय कर दी थी, इसलिए वही लुटेरा उसी बस में चढ़ा, उसी तरह व्यवहार किया और अंत में ट्रक से कुचलकर मर गया। लाइट जानबूझकर उसी बस में सवार हुआ था ताकि रे पेम्बर उसका पीछा करते हुए बस में आए। यही उसका असली उद्देश्य था। जिस कागज का टुकड़ा उसने गिराया था वो साधारण कागज नहीं बल्कि डेथ नोट का फाड़ा हुआ पन्ना था। जैसे ही लुटेरे ने उसे छुआ वो रियू को देखने लगा। अब लाइट को अपने पीछा करने वाले एजेंट का चेहरा और नाम दोनों पता चल चुके थे। वो चाहे तो उसी समय उसका नाम डेथ नोट में लिखकर उसे मार सकता था, लेकिन वो समझता था कि यदि रे पेम्बर उसी समय मरेगा तो एल तुरंत समझ जाएगा कि कीरा वही व्यक्ति है जिसका रे पीछा कर रहा था। इसलिए लाइट एक और बड़ी योजना बनाता है। वो मानकर चलता है कि बाकी FBI एजेंट भी अन्य पुलिस अधिकारियों के परिवारों की निगरानी कर रहे होंगे, इसलिए यदि उसे यूक को मारना है तो सभी एजेंट को एक साथ खत्म करना होगा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए लाइट यूक का पीछा करना शुरू कर देता है। आखिरकार उसे वो सबवे स्टेशन पर मिल जाता है और वहीं अपनी योजना पर अमल करता है। वो एक लिफाफा ऐसी जगह रख देता है जहां रे उसे आसानी से देख सके। जब रे उस लिफाफे को खोलता है तो उसके अंदर एक रेडियो कम्युनिकेटर और कुछ कागज रखे होते हैं। जैसे ही रे कम्युनिकेटर पहनता है, अगले डिब्बे में मौजूद लाइट अपनी शक्ति का सबूत देने के लिए एक अपराधी का नाम डेथ नोट में लिख देता है। कुछ ही क्षणों बाद उस अपराधी को सबवे के अंदर ही दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इस तरह रे को यकीन हो जाता है कि वह सचमुच कीरा से बात कर रहा है। अपनी योजना आगे बढ़ाते हुए लाइट रे से पूछता है कि इस मिशन पर कुल कितने FBI एजेंट तैनात हैं। फिर वो उसे मजबूर करता है कि वो लिफाफे में रखे कागजों पर अपने 11 साथियों के और टीम लीडर के नाम लिखें। रे बिना किसी विरोध के सभी नाम लिख देता है और कागज वापस लिफाफे में रख देता है। उसी समय उसे सबवे के बाहर रूप दिखाई देता है। असल में जिन कागजों पर उसने नाम लिखे थे वे डेथ नोट के ही पन्ने थे। डेथ नोट का नियम यह था कि भले ही कोई व्यक्ति उसका मालिक न हो, लेकिन यदि वो उसके किसी पन्ने पर किसी का नाम लिख दे तो भी उसका प्रभाव पूरी तरह काम करता है। इस बात से पूरी तरह अनजान रे पेम्बर ने अपने ही साथियों की मौत का आदेश लिख दिया था। कीरा के आदेश का पालन करते हुए वो अगले स्टेशन पर उतर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे भी दिल का दौरा पड़ता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब उसकी मंगेतर नाओमी की आंखों के सामने होता है, जो उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंची थी। इन सभी FBI एजेंट की मौत के बाद सोइचिरो की जांच टीम के कई पुलिस अधिकारी अपनी जान के डर से जांच छोड़ देते हैं। स्थिति को देखते हुए एल फैसला करता है कि अब वो स्वयं जांच दल के और भी करीब रहेगा। आखिरकार वह पहली बार बाकी जासूसों के सामने अपना चेहरा दिखाता है। साथ ही वो सभी से कहता है कि सुरक्षा कारणों से उसे उसके असली नाम की बजाय रेयुजाकी कहकर बुलाया जाए। वो बस की सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। रिकॉर्डिंग में रिमेंबर बस के अंदर किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था। इसी एक दृश्य से लगभग पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि कीरा उन्हीं लोगों में से एक है, यानी कीरा या तो कमिश्नर के परिवार का सदस्य है या फिर डिटेक्टिव यागमी के परिवार का। उधर रिमेंबर की मंगेतर नाओमी, जो स्वयं भी एक जासूस थी, अपने पति की मौत की जांच अपने दम पर शुरू कर देती है। वो उस बस कंपनी में जाती है जिसकी बस का अपहरण हुआ था। वहां की जानकारी जुटाकर वो ये पता लगा लेती है कि उस दिन रिमेंबर वास्तव में लाइट यागमी का पीछा कर रहा था। ये जानकारी मिलने के बाद नाओमी सीधे लाइट के पास पहुंचती है। वो खुद को रिमेंबर की मंगेतर बताती है और सीधे लाइट पर कीरा होने का आरोप लगा देती है, लेकिन लाइट अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अपने घर पहुंचकर लाइट एक नई योजना बनाने लगता है। उसे डर था कि यदि कभी वो डेथ नोट में नाम लिखने की स्थिति में न रहा तो कीरा की हत्याएं रुक जाएंगी और उस पर शक और बढ़ जाएगा। इसलिए वो पहले से ही कई लोगों की मौतें आने वाले दिनों के लिए डेथ नोट में लिख देता है। मैं यही योजना उसके लिए एक और तरीके से उपयोगी साबित होती है, क्योंकि ल को पूरा शक था कि कीरा यागामी परिवार का ही कोई सदस्य है। इसलिए वो पूरे घर में गुप्त कैमरे लगवा देता है। सबसे ज्यादा निगरानी लाइट के कमरे पर रखी जाती है। घर लौटते ही लाइट तुरंत समझ जाता है कि कोई उसके कमरे में आया था। उसे शक हो जाता है कि पूरे कमरे में गुप्त कैमरे लगाए गए हैं। अब उसे पहले से भी अधिक सावधानी बरतनी थी। दिन बीतने के साथ साथ वे सभी मौतें होने लगती हैं जिन्हें लाइट पहले से लिख चुका था, लेकिन एल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। समय बीतता जाता है और लाइट समझ जाता है कि संदेह की सूची में उसका नाम लगातार ऊपर जा रहा है। अब उसे जल्द से जल्द कोई नई चाल चलनी होगी। 7वें दिन रात का खाना खाने के बाद लाइट पढ़ाई करने के बहाने अपने कमरे में आलू के चिप्स का एक पैकेट लेकर चला जाता है। वो सामान्य तरीके से अपना होमवर्क करता हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। एक व्यक्ति जिस पर एक लड़की के अपहरण और हत्या का आरोप था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये खबर देखते ही एल और डिटेक्टिव यागामी कैमरों के जरिए लाइट के पूरे परिवार पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस खबर को देखता हुआ दिखाई नहीं देता। अचानक समाचार प्रसारण रुक जाता है। रिपोर्टर घोषणा करता है कि जिस अपराधी को अभी अभी गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ के दौरान उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। यही वो क्षण था जिसने ल को मजबूर कर दिया कि वो सारे कैमरे हटवा दे, क्योंकि अब देखने में यही लग रहा था कि लाइट पूरी तरह निर्दोष है। लेकिन ये भी लाइट की पहले से बनाई गई योजना का ही हिस्सा था। आलू के चिप्स का पैकेट अपने कमरे में ले जाते समय उसने बड़ी चतुराई से उसके अंदर एक छोटा सा टीवी और डेथ नोट का एक फटा हुआ टुकड़ा छिपा दिया था। जैसे ही समाचारों में उस अपराधी की गिरफ्तारी दिखाई गई, लाइट ने कैमरों की नजर से बचते हुए अपने बाएं हाथ से डेथ नोट के उस टुकड़े पर उसका नाम लिख दिया। इस तरह अपराधी की मौत हो गई और किसी भी कैमरे को उसकी हरकत का पता नहीं चला। एक और हार मिलने के बाद एल को नाओमी का फोन आता है। वो कहती है कि वो ये साबित कर सकती है कि लाइट ही कीरा है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना
जोखिम में डालनी पड़े, वो एल से अनुरोध करती है कि वो आर्ट गैलरी में लगे सुरक्षा कैमरों पर नजर रखे। कुछ ही मिनट बाद नेओमी शेरी का अपहरण कर लेती है और उसे बंधक बनाकर वो शेरी से लाइट को फोन करवाती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब लाइट वहां पहुंचता है तो वो शेरी को नेओमी की गिरफ्त में देखता है। नेओमी उससे कहती है कि सच स्वीकार कर ले कि वही कीरा है, लेकिन लाइट लगातार इनकार करता रहता है। आखिरी कोशिश के रूप में नाओमी अपना असली नाम बता देती है और कहती है कि अगर वो सचमुच कीरा है तो उसे मार कर दिखाए और अपनी प्रेमिका की जान बचा ले। उसी समय पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। सायरन सुनकर नेओमी का ध्यान कुछ पल के लिए भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शेरी उसकी पकड़ से छूट जाती है और लाइट की ओर दौड़ने लगती है। उसे रोकने के लिए नेओमी गोली चला देती है। गोली लगते ही शेरी लाइट की बाहों में दम तोड़ देती है। एक निर्दोष लड़की की जान लेने के अपराध बोध से नेओमी तुरंत टूट जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ ही क्षण बाद वो अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। एक और व्यक्ति कीरा को पकड़ने में असफल हो जाता है। दरअसल जब नेओमी पहली बार लाइट से मिलने आई थी तभी उसने गलती से यह बता दिया था कि वह रिमेंबर की मंगेतर है। इसके बाद लाइट ने उसकी पूरी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वो उस पादरी के पास पहुंचा जो और नाओमी की शादी कराने वाला था। वहीं से उसे नाओमी का असली नाम पता चल गया। फिर उसने डेथ नोट का इस्तेमाल करके नाओमी को मजबूर किया कि वह कीरा को आर्ट गैलरी में बुलाएं और ल को सुरक्षा कैमरे देखने के लिए फोन करे। इसके बाद लाइट ने डेथ नोट में यह भी लिख दिया कि जैसे ही बंधक भागने की कोशिश करेगी नाओमी उस पर गोली चलाएगी और बाद में अपने किए पर पछताते हुए खुद भी अपनी जान ले लेगी। श्योरी की मौत भी पहले से ही लाइट ने डेथ नोट में लिख रखी थी। उसने लिखा था कि उसका अपहरण होगा और उसे आर्ट गैलरी में उसके प्रेमी का इंतजार करने के लिए ले जाया जाएगा। फिर जब वो लाइट की ओर भागेगी तब उसकी पीठ में गोली मारी जाएगी। ये सब लाइट यागामी की सोची समझी योजना थी। उसने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति बनाई जिसमें नाओमी श्योरी को लाइट के सामने ही गोली मार दे। इसके बाद लाइट इसी घटना को आधार बनाकर जांच दल में शामिल होने और कीरा को पकड़ने में मदद करने का बहाना बना सकता था। अपनी योजना पूरी होने के बाद लाइट अपने पिता से मिलता है और उनसे अनुरोध करता है कि उसे जांच दल में शामिल कर लिया जाए। तभी अचानक एल अंधेरे से बाहर आता है। वो स्वयं लाइट को उसकी बुद्धिमानी का इस्तेमाल जांच करने का निमंत्रण देता है। उधर टोक्यो के दूसरे हिस्से में एक प्रसिद्ध टीवी एंकर मीसा अपना कार्यक्रम समाप्त करके घर लौट रही होती है। रास्ते में एक संकी व्यक्ति उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे घेरने में सफल होता है अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। उसी समय मीसा पास में पड़ी डेथ नोट को छूती है। नोटबुक छूते ही उसके सामने रैम नाम की शिनगामी प्रकट हो जाती है। रैम बताती है कि कई साल पहले एक मनोरोगी ने मीसा के पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। उस समय जेलस नाम के एक शिनगामी को मीसा पर दया आ गई थी। जब उसने देखा कि यह संकी आदमी भी मीसा की जान लेने वाला है तो उसने अपनी डेथ नोट में उसका नाम लिखकर मीसा की जान बचा ली। लेकिन शिनगामीज का सबसे बड़ा नियम था कि वे केवल लोगों की जान ले सकते हैं, किसी की जान बचा नहीं सकते। इस नियम का उल्लंघन करते ही गेलस का शरीर धूल में बदल गया। उसकी बची हुई पूरी आयु मीसा को मिल गई। अपनी शक्ति समाप्त होने से पहले गेलस ने रेम से वादा लिया कि वह हमेशा मीसा की रक्षा करेगी। इसी कारण रेम ने जेलस की डेथ नोट मीसा को सौंप दी। उधर शियोरी के अंतिम संस्कार के बाद लाइट जांच मुख्यालय जाता है। वहां एल और लाइट शतरंज खेलने बैठते हैं। खेलते खेलते एल अब तक कीरा द्वारा अपनाई गई लगभग हर रणनीति का आश्चर्यजनक रूप से सटीक विश्लेषण करता है, लेकिन खेल के अंत में लाइट उसे मात दे देता है। इसी बीच सकुरा टीवी के मुख्यालय में एक रिपोर्टर ये बताते हैं कि खुद को दूसरा कीरा कहने वाले किसी व्यक्ति ने चैनल को कुछ वीडियो टेप भेजे हैं और मांग की है कि उनमें से एक रिकॉर्डिंग को लाइव प्रसारित किया जाए। रिकॉर्डिंग में दूसरा कीरा, जो वास्तव में मीसा होती है, आवाज बदलने वाले उपकरण का इस्तेमाल करते हुए घोषणा करती है कि कुछ ही सेकंड में दूसरे चैनल का एक प्रस्तोता लाइव प्रसारण के दौरान मर जाएगा, और ठीक वैसा ही होता है। एल की टीम का एक जासूस तुरंत वहां के लिए रवाना हो जाता है। स्टेशन पहुंचने पर वह देखता है कि बड़ी संख्या में लोग कीरा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वो लाइव प्रसारण के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे दिल का दौरा पड़ता है। उसे बचाने के लिए जैसे ही स्टेशन के सुरक्षाकर्मी कैमरों के सामने आते हैं, वे भी एक एक करके मारे जाते हैं। ये सब देखकर एल यह निष्कर्ष निकालता है कि यह नया कीरा केवल लोगों का चेहरा देखकर ही उन्हें मार सकता है। वो तुरंत सभी पुलिस अधिकारियों को कैमरों से दूर रहने का आदेश देता है। वीडियो समाप्त होने से पहले मीसा असली कीरा के लिए एक संदेश छोड़ती है। वह कहती है कि जैसा उसने अब तक समझ लिया होगा, उसके पास शिनगामी की आंखें हैं और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाएगी। जैसे ही दूसरा कीरा अपना संदेश समाप्त करता है, डिटेक्टिव यागमी अपनी मिनी वैन सीधे स्टेशन के प्रसारण उपकरणों में डाल देते हैं। इस तरह लिव प्रसारण समाप्त हो जाता है। इसके बाद वह लाइट के साथ स्टेशन के अंदर जाकर सभी वीडियो टेप और वहां आने वाले लोगों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब दोनों वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उनकी मुलाकात मीसा से होती है। मीसा अपनी शिनगामी आंखों से लाइट को देखते ही एक अजीब बात नोटिस करती है। उसे लाइट की बची हुई आयु दिखाई नहीं देती। शिनगामी की आंखें हर इंसान का नाम तो दिखा सकती थी, लेकिन किसी दूसरे डेथ नोट धारक की शेष आयु नहीं दिखा सकती थी। यहीं से मीसा समझ जाती है कि लाइट ही असली कीरा है। लाइट का असली नाम जानने के बाद मीसा इंटरनेट पर उसका पता खोजती है और उससे मिलने उसके घर पहुंच जाती है। मीसा लाइट से कहती है कि वह अपनी शिनगामी आंखों की मदद से ल का असली नाम पता कर सकती है, लेकिन का भरोसा जीतने के लिए वह अपनी डेथ नोट भी उसे सौंप देती है। अगली सुबह लाइट अपनी कक्षा में बैठा होता है, तभी अचानक एल वहां पहुंच जाता है। दोनों कैंपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी मीसा अचानक वहां आ जाती है। एल का असली नाम अपनी शिनगामी आंखों से देखकर वह अपनी खुशी मुश्किल से छिपा पाती है।
लेकिन तभी वहां मौजूद दूसरे छात्र एक प्रसिद्ध अभिनेत्री को देखकर उसके चारों ओर भीड़ लगा देते हैं। इस अफरा तफरी में मीसा का मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है और उसे उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि होता है। जैसे ही लाइट फोन लेने वापस लौटता है, उसी समय एक जासूस ल को सूचना देता है कि उन्होंने दूसरे कीरा होने के शक में मीसा आमने को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार 5 दिनों तक पूछताछ में कैद रहने के बाद मीसा एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी डेथ नोट का मालिकाना हक छोड़ देती है। ऐसा करते ही उसकी डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें मिट जाती है ताकि वह पूछताछ के दौरान कीरा की असली पहचान उजागर न कर दे। जब रैम ये बात लाइट को बताती है तो लाइट भी अपनी नई योजना पर काम शुरू कर देता है। वह अपनी डेथ नोट को जमीन में गाड़ देता है और युग के साथ पहले से तय किया गया संकेत इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है ताकि सही समय आने पर वो भी उसका मालिकाना हक छोड़ सके। इसके बाद वो रेम से कहता है कि वो MIA की डेथ नोट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो साकुरा टीवी में काम करता हो और कीरा का समर्थक हो। रैम बिना उसकी योजना समझे ही उसकी बात मान लेती है। अपनी पूरी रणनीति तैयार करने के बाद लाइट स्वयं जांच मुख्यालय पहुंचता है। वो एल से कहता है कि उसे कैद कर दिया जाए। लाइट दावा करता है कि उसे शक है कि उसके भीतर कोई दूसरी व्यक्तित्व छिपी हुई है जो शायद कीरा हो सकती है। उधर 3 दिनों तक खोजने के बाद रेम को कीरा का एक नया वारिस मिल जाता है। वो थी साकुरा टीवी की रिपोर्टर कियमी तकादा। रैम उसके सामने डेथ नोट गिरा देती है। जैसे ही कियमी उसे छूती है, रेम उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे कहती है कि अब वही कीरा के मिशन को आगे बढ़ाए। मीजा की गिरफ्तारी के 12वें दिन बाहर की किसी भी घटना से अनजान लाइट अपने तय संकेत का इस्तेमाल करके अपनी डेथ नोट का मालिकाना हक भी छोड़ देता है। इसके साथ ही उसकी नोटबुक से जुड़ी सारी यादें भी मिट जाती है। अब उसे केवल मीजा के साथ अपने हाल के संबंध ही याद रहते हैं। लाइट के निर्देशों के अनुसार रेम कियमी से ठीक उसी समय दोबारा हत्याएं शुरू कर पाती है, लेकिन कियोमी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह करती है कि जिन लोगों की मौत होती है उनकी खबरें लगातार टीवी पर दिखाई देती रहें। एक दिन चैनल की एंकर ईर्ष्या के कारण कियोमी का अपमान करती है। अपमान का बदला लेने के लिए कियोमी डेथ नोट का इस्तेमाल करती है और लिखती है कि उसकी विरोधी ट्रक की चपेट में आकर मर जाएगी। कुछ ही समय बाद ठीक वैसा ही होता है। उसकी मृत्यु के बाद एंकर की खाली हुई जगह कियोमी को मिल जाती है। दिन बीतने के साथ कीरा द्वारा की जा रही हत्याएं फिर से बढ़ने लगती हैं। अब ल के पास लाइट और मीसा को रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता क्योंकि दोनों 24 घंटे उसकी निगरानी में थे और साफ था कि इन हत्याओं के लिए वे जिम्मेदार नहीं हो सकते थे। फिर भी एल पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वो दोनों को जांच मुख्यालय में ही रखता है। लाइट जांच में उसकी मदद करने लगता है जबकि मीसा को अलग कमरे में रखा जाता है। आजाद होने के बाद लाइट पुराने और हाल के सभी मामलों की तुलना करना शुरू करता है। हालांकि कियोमी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी हत्याएं पहले वाले कीरा जैसी ही लगें, फिर भी उनमें कुछ अंतर साफ दिखाई देते थे, जैसे कि किन मामलों को मीडिया में दिखाया जा रहा था और किन लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। सभी आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद लाइट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नया कीरा केवल उन्हीं अपराधियों को मार रहा है जिनके मामलों की खबरें टीवी पर दिखाई जाती है, जबकि पहले वाला कीरा किसी अपराधी की प्रसिद्धि या मीडिया कवरेज की परवाह नहीं करता था। लाइट एक और बात भी समझ जाता है, नए कीरा के अधिकतर निशाने ऐसे लोग थे जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किए थे। इसका मतलब था कि नया डेथ नोट मालिक एक महिला है। आगे अध्ययन करने पर लाइट ये भी पता लगा लेता है कि इन हत्याओं में से बहुत सी साकुरा टीवी के आसपास या उसी के अंदर से जुड़ी हुई थी। ये जानकारी मिलते ही जांच दल का शक सीधे कियोमी पर चला जाता है, जिसे हाल ही में प्रमोशन मिली है। पुलिस उसके अपार्टमेंट में गुप्त कैमरे लगा देती है। कुछ ही समय तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद वे उसे डेथ नोट में नाम लिखते हुए देख लेते हैं। वे ये भी नोटिस करते हैं कि जिन लोगों के नाम वह लिखती है अगले कुछ दिनों में वही लोग मर जाते हैं और उनकी मौत की खबरें समाचारों में दिखाई देती है। उसे गिरफ्तार करने के लिए जांच दल एक नई योजना बनाता है। वे जानबूझकर उसे छिपे हुए कैमरों का पता चलने देते हैं और एक नकली समाचार प्रसारण तैयार करते हैं। इसमें यह दावा किया जाता है कि जल्द ही नए कीरा की पहचान उजागर कर दी जाएगी। इसे रोकने के लिए कियोमी शिनिगामी की आंखों का सौदा स्वीकार कर लेती है और उस व्यक्ति का नाम देखने के लिए स्टेशन की ओर दौड़ पड़ती है जो ये खुलासा करने वाला था, लेकिन ये भी एक जाल था। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद जांच दल के सभी सदस्य एक एक करके डेथ नोट को छूते हैं और पहली बार शिनिगामी रेम को देख पाते हैं। जब डेथ नोट लाइट के हाथ में आता है तो रेम को देखने के साथ साथ उसकी डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें भी वापस लौट आती हैं। असल में यही उसकी पूरी योजना थी। डेथ नोट का मालिकाना हक छोड़ने के बाद खोई हुई यादें किसी दूसरे डेथ नोट को छूते ही वापस आ जाती थी। अपनी सारी यादें वापस मिलते ही लाइट तुरंत अगला कदम उठाता है। जब बाकी सभी जासूस रेम को देखकर हैरान होते हैं, उसी समय वो अपनी घड़ी में छिपाए गए डेथ नोट के छोटे से टुकड़े पर कियोमी का नाम लिख देता है। कुछ ही देर बाद कियोमी की मौत हो जाती है। उसकी मृत्यु के साथ ही डेथ नोट का मालिकाना हक फिर से लाइट को मिल जाता है। अब डेथ नोट की जांच की जाती है। उसी दौरान सभी की नज़र उसके आखिरी नियम पर जाती है। उसमें लिखा था कि यह डेथ नोट का मालिक 13 दिनों तक किसी का नाम नहीं लिखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह नियम पढ़कर डिटेक्टिव यागमी कहता है कि इससे साबित हो जाता है कि लाइट और मीसा निर्दोष है, क्योंकि लाइट 18 दिनों तक कैद में रहा था और मीसा 23 दिनों तक। अगर वे डेथ नोट के मालिक होते तो इस नियम के अनुसार उनकी मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह आखिरी नियम पूरी तरह झूठा था। जब लाइट ने अपनी डेथ नोट जमीन में दबाई थी तभी उसने रैम से यह झूठा नियम उसमें लिखने के लिए कहा था। अब अपनी झूठी बेगुनाही साबित होने के बाद एल लाइट को मीसा से विदा लेने की अनुमति देता है, लेकिन इसी दौरान लाइट धीरे से मीसा के कान में वह जगह बता देता है जहां उसने अपनी पुरानी डेथ नोट छिपाकर रखी थी। मीसा वहां पहुंचती है और लाइट की पुरानी डेथ नोट निकाल लेती है।
जैसे ही वो उसे छूती है उसकी सारी यादें वापस लौट आती हैं और वो फिर से डेथ नोट की मालकिन बन जाती है। जिस सूटकेस में नोटबुक रखी थी उसके अंदर मीसा को लाइट का एक पत्र भी मिलता है। उस पत्र में लाइट कहता है कि वो अपनी डेथ नोट में ल का नाम लिख दे। लेकिन एक समस्या थी, शिनागामी की आंखों के कारण मीसा हर दिन हजारों लोगों के नाम देखती थी। ऊपर से वो 3 हफ्तों से भी अधिक समय तक कैद में रही थी, इसलिए अब उसे एल का नाम याद ही नहीं था। कियोमी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद किरा की हत्याएं एक बार फिर शुरू हो जाती हैं। एल को ये बात बेहद अजीब लगती है कि इन हत्याओं का समय बिल्कुल उसी दिन से मेल खाता है जिस दिन मीसा को रिहा किया गया था। इससे उसके मन में डेथ नोट के 13 दिनों वाले नियम को लेकर संदेह पैदा हो जाता है। वो इस नियम की सच्चाई परखने के लिए 2 कैदियों पर प्रयोग करने का विचार करता है, लेकिन डिटेक्टिव यागामी इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि यह प्रयोग वे स्वयं करेंगे। वो अमेरिका जाने का फैसला करते हैं, जहां एक कैदी का नाम डेथ नोट में लिखकर 13 दिन पूरे होने का इंतजार करेंगे। जब डिटेक्टिव यागामी अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं, एल वातारी से मीसा को दोबारा लाने के लिए कहता है। उसे पूरा विश्वास था कि मीसा ही दूसरा किरा है, लेकिन रेम जानती थी कि यदि मीसा का अपराध साबित हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए रेम शिनिगामी की डेथ नोट का इस्तेमाल करके वातारी और एल दोनों के नाम लिख देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है उसका शरीर भी जेलस की तरह धूल में बदल जाता है। उसी समय एल को दिल का दौरा पड़ता है। वो लाइट पैरों के पास गिर जाता है। मरने से पहले लाइट मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है कि वही किरा है। नई दुनिया का भगवान अपने सबसे बड़े विरोधी के समाप्त हो जाने के बाद लाइट मीसा से वो नोटबुक ले लेता है जिसे वो अपनी पुरानी डेथ नोट समझ रहा था। फिर वो उसमें अपने ही पिता का नाम लिखता है और उनकी मृत्यु का तरीका भी तय कर देता है। उसके अनुसार उसके पिता अमेरिका से लौटेंगे, डेथ नोट उसे सौंपेंगे और फिर अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन जब डिटेक्टिव यागामी वापस लौटते हैं तो सब कुछ लाइट की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत होता है। वे बताते हैं कि उनके पास कोई डेथ नोट नहीं है। इसके बजाय वे कहते हैं कि उन्होंने पूरी सच्चाई कैमरों में देख ली है। इसके साथ ही वे अपने ही बेटे को गिरफ्तार करने की घोषणा कर देते हैं। उसी क्षण दूसरी मंजिल पर खड़ा एल सबके सामने आ जाता है। वो पूरी तरह जीवित था। अब एल बताना शुरू करता है कि वास्तव में हुआ क्या था। जिस दिन मीसा को रिहा किया गया था उसी दिन फिर से हत्याएं शुरू हो गई थी। उसी समय ल को पूरा यकीन हो गया था कि मीसा ही दूसरा किरा है। अगले ही दिन वातारी चुपके से मीसा के घर गया और उसकी असली डेथ नोट बदलकर उसकी जगह बिल्कुल वैसी ही नकली नोटबुक रखा है। एल जब जानता था कि किसी भी समय पहला किरा उसे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि डेथ नोट में लिखी गई मृत्यु की तारीख को बाद में बदला या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए उसने खुद अपना ही नाम डेथ नोट में लिख दिया। उसने अपनी मृत्यु की तारीख 23 दिन बाद तय की, जो डेथ नोट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम सीमा थी। इसके बाद एल ने डिटेक्टिव यागामी को अपना नाम डेथ नोट में लिखा हुआ दिखाया। तभी यागामी उसकी पूरी योजना में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद एल एक गुप्त स्थान पर छिप गया और अपनी टीम के साथ जांच मुख्यालय के सुरक्षा कैमरों के जरिए सब कुछ देखता रहा। जिस दिन मीसा को दोबारा गिरफ्तार किया गया उसी दिन रेम ने डेथ नोट में एल और वातारी के नाम लिख दिए। लेकिन क्योंकि एल की मृत्यु पहले ही डेथ नोट में निर्धारित की जा चुकी थी, इसलिए रेम द्वारा लिखा गया नाम उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। जैसे ही ल को पता चला कि वातारी सचमुच मर चुका है, वो समझ गया कि रेम ने अपना कदम उठा लिया है। इसके बाद उसने दिल का दौरा पड़ने का नाटक किया और शांतिपूर्वक उस क्षण का इंतजार करने लगा जब लाइट स्वयं स्वीकार करेगा कि वही किरा है। इसी दौरान लाइट अपनी घड़ी में छिपे डेथ नोट के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जांच दल का सदस्य मात्सुदा उसकी हरकत देख लेता है। वो तुरंत गोली चलाकर घड़ी को तोड़ देता है। अब लाइट के पास आखिरी उम्मीद केवल रूक था। वो रूक से विनती करता है कि वो अपनी डेथ नोट में वहां मौजूद सभी लोगों के नाम लिख दे, लेकिन रूक केवल एक ही नाम लिखता है, लाइट यागामी। कुछ ही क्षणों बाद लाइट अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। किरा की हार के बाद एल दोनों डेथ नोट नष्ट कर देता है। अब उसका जीवन भी समाप्त होने वाला था। वो अपने आखिरी दिन अकेले जांच मुख्यालय में शतरंज खेलते हुए बिताता है। आखिरकार उसे भी दिल का दौरा पड़ता है और वो शांति से इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस तरह उसका सबसे कठिन मामला हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।